अच्छा जी। मेरा सवाल है आप लोगों से। एज ऑफ नाउ जो हमारी ऑडियंस है, इसमें से कितने परसेंट बच्चों का मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिसकी ये फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या रिपीट में नहीं है? हाउ मैनी ऑफ यू जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जिनका ये रिपीट में बिल्कुल भी नहीं है? अच्छा जी। जो बच्चे फेल होके आए हैं अभी, जिनकी अटेम्प्ट लग गई है, कैसा रहा आपका तजर्बा टेक्स्ट के साथ? जो आप लोगों ने इतना इसको आसान समझा समझा हुआ है, क्या ये इतना आसान था जितना आपने इस टेक्स्ट को पेपर को आसान समझ के रखा हुआ है? क्या ये इतना इजी पेपर निकला आप लोगों के लिए? आप लोगों ने अभी आई कैप के स्टैट देखे होंगे। आई कैप के स्टैट के अकॉर्डिंग जो वर्स्ट रिजल्ट है, जो सबसे वर्स्ट रिजल्ट है, वो टेक्स्ट का है। मतलब क्या फेड में जिसने सबसे अच्छा रिजल्ट नीचे से प्रोड्यूस किया है, वो टेक्स्ट का है, विच इज अराउंड 31%। हार्डली इस दफा एफ आर का रिजल्ट जो है वो इससे बेहतर आ गया है। वो 32% रिजल्ट आया है। तो आपके ख्याल से क्या रीजन हो सकती है कि इतना गंदा रिजल्ट है टेक्स्ट का? देखिए ना, एक भाई साहब कह रहे हैं 47 पे फेल हुआ हूँ, एक कह रहे हैं 43 पे फेल हुआ हूँ। जो 47 में फेल हुआ है, वो कहने को 3 नंबर से फेल हुआ है, लेकिन पेपर में उसके 53 नंबर उसको नहीं आते थे। तो आपके ख्याल से टेक्स नंबर 1 पे आया है नीचे से, क्या रीजन हो सकती है? बताया जरा। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एक्टिव स्टडी। तो जब इतना कुछ आपको पता था तो फिर पेपर क्यों देने गए थे? जब सिलेबस कंप्लीट नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, सिलेक्टिव स्टडी की थी, तो पेपर क्यों देने गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो है ना ये एटीट्यूड, विच इज नॉन सीरियस एटीट्यूड, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 6 मंथ्स की है। सिंपल सी बात है। आप 6 महीने जो है वो दूर हो गए हैं। तो फेल होना इज बड़ा प्रॉब्लम। चलिए फेल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर बार बार फेल होते रहे, धन ये मसला होगा आपके लिए। तो इस चीज को ओवरकम करना है। डिस्कस करते हैं हमारी अप्रोच क्या होगी, सिलेबस हमारा क्या है, और सबसे बड़ा हमारा मॉडल पेपर की देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है, मार्क्स के डिवीजन क्या है उसको देखेंगे, और क्या अप्रोच होनी चाहिए इस पेपर को लेके। देखें, अब आप कह रही पेपर टेक्स्ट का बड़ा ज़्यादा आसान है, इसमें तो वैसे ही हम पेपर पास कर लेंगे। अगर इतना पेपर इसका आसान होता, इसका रिजल्ट 31% ना आ रहा होता, इट शुड बी अराउंड 40% होता। तो पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बच्चों की अप्रोच में, कि वो इसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करती है पेपर को, टेक्स्ट को, कि हो जाएगा।
आवाज क्लियर है? हेलो। अच्छा जी। आपको पेपर पास करने के कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? और टेक्स्ट के पेपर में तो 50 नंबर सिक्योर करना कोई डील ही नहीं है। अभी आप लोग पेपर दे के आए हैं और आप लोगों के सामने आपका रिजल्ट आया है। कि आप लोगों को आपका सिलेबस का पता था? व्हाट वाज योर सिलेबस? उस ग्रेड का पता था आप लोगों को? मेजोरिटी बच्चों को पता नहीं होता। कभी ना किसी भी सब्जेक्ट, खास तौर पर दो तीन सब्जेक्ट्स है जिसमें एक कैफ वन आता है, एक आपके पास आएगा कैफ टू, एक आपके पास आएगा कैफ सिक्स। कभी ना इन तीनों सब्जेक्ट्स के रिसेंट कुछ अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा, जिसमें एग्जामिनर बड़ा वाजियत तौर के ऊपर कह रहा होता है कि बच्चे जो है वो सिलेक्टिव एरियाज उनके बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी एरिया में नहीं होते। मतलब अगर 8 सवाल पेपर में आए हैं, 3 सवाल तो सबके अच्छे होंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें सफर कर रहे होते हैं, विच शोज कि बच्चों की स्टडी जो है वो सिलेक्टिव है। एंड दे थिंक कि पेपर जो है वो ये चंद चीजें करके पास हो जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पेपर जो भी पढ़ना है आपने, अब रिजल्ट आ गया, अटेम्प्ट लग गई है, पेपर आपका अगस्त 17 पे है, अब आपके पास मार्जिन नहीं है। मार्जिन इस चीज का नहीं है कि डिसाइड करना है कि नहीं करना, कल से कर लूंगा, परसों से कर लूंगा। हर गुजरा दिन जो है वो आपको अटेम्प्ट के करीब लेके जा रहा है। और जितने आपके डेज पास होते जाएंगे उतनी जल्दी आपकी अटेम्प्ट भी लग जाएगी, ये चीज फैक्ट है। 2 हफ्ते बाद आपकी ईद की छुट्टियां आ जानी है, 10 दिन आप लोग वहां पे आप लोगों ने नॉन स्ट्रेस एटीट्यूड लेके बैठना है। तो नंबर ऑफ डेज भी कम है और आप मुकाबला भी सकता है। बिकॉज अगर ये वाले टाइम में भी खुदा ना खास्ता को पेपर नहीं निकलता, रिमेंबर, अनदर 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने आपकी एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर रहे हैं। 6 महीने का मतलब है कि आर्टिकल्स मिलने में मजीद दुश्वारी। और अगर 25,000 स्टाइपेंड मिलनी है तो 6 महीने आपका स्टाइपेंड लेट हो गई तो कितने बनता है ये? 6 महीने को करें मल्टीप्लाई 25,000 से, बताएं क्या आते हैं आंसर? बताएं कितना आता है आंसर? 1.5 लाख रुपया आपने ये भी लॉस किया। इतना कुछ जो है वो आपने बेयर करना है अपनी एक नॉन एटीट्यूड से, तो इसको भाई सीरियस करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट के पेपर में आपको जो मार्क्स चाहिए वो सिंपल 50 नंबर चाहिए, लेकिन ये 50 नंबर ही सिक्योर नहीं हो रहे, क्यों? हालांकि सिलेबस इसका बहुत डिफाइंड है। आपका सिलेबस जो है वो हमने इन 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड। जो ग्रेड ए है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। हमारी बुक का चैप्टर नंबर 22 से लेके 25 तक आ रहा होगा, वैसे आई के बुक का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है 3 चैप्टर्स आ रहे होते हैं। ये वो 3 चैप्टर्स हैं जो बेस, जिसकी बेसिक्स, जिसकी बेस जो है वो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं। क्या पीआरसी में आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है? क्या पीआरसी में आपने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, ये पढ़ा था आप लोगों ने? रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने पढ़े थे पीआरसी में? पीआरसी में क्या आप लोग ये पढ़ के आए थे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन? ये बातें सारी आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके थे। तो इस ग्रेड में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली चैप्टर टेस्टेड है वो यही वाला है। 8 नंबर इसकी वेटेज जो है 5 to 10 है, लेकिन ऑन एवरेज इसमें से 8 नंबर का पेपर आता है। और कभी जाके आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के देखिएगा कि इस एरिया में से ही बच्चों ने मार्क्स लूज किए हुए हैं। ये जो बेसिक्स वाला एरिया है, विच इज टोटली बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज, इसमें बच्चों ने मार्क्स जो है वो लूज किए हुए हैं, इसमें से मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। आप कुछ बच्चे पेपर दे के आए हैं, आपने थ्योरेटिकल एरिया देखा था टेक्स्ट का। मुझे बताएं कि टेक्स्ट के पेपर में कोई आपको थ्योरी जो है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिले थे, वो क्रैमिंग वाले मिले थे, रट्टे वाले? याद करें।
याद करें, अभी पेपर दे के आए हैं, ज्यादा पढ़नी बात भी नहीं है। सारे आपको जो क्वेश्चंस मिले थे वो एप्लीकेशन बेस्ड मिले थे, केस स्टडी बेस्ड मिले थे। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि रट्टे वाला सिस्टम आया था। तो रट्टा भी इसमें नहीं है, लेकिन बच्चे मार्क्स इसमें सिक्योर नहीं कर पाते। अब जो हमारा बेसिक्स का ग्रेड है, ये है 5-10 नंबर का। आपको इसमें से ऑन एवरेज जो है वो 8 नंबर पेपर में आने ही आने हैं। चलिए हम लगाते हैं इसके 8 नंबर। दूसरा हम आते हैं सेल्स टैक्स में से। सेल्स टैक्स की वेटेज जो है वो 20 से 30 मार्क्स की है। इसमें से अगर हम एवरेज मार्क्स लगाएं, 28 मार्क्स जो हैं वो इसमें से एवरेज मिलते हैं आपको, और ये कंफर्म है। अब आप खुद देखें, 8 नंबर का ये वाला एरिया है, 28 नंबर का ये वाला एरिया है, टोटल कितने बने? 36। अब एक बच्चा जिसको डे 1 पे पता है, जब उसने किताब खोली कि यार 36 मार्क्स आते हैं इस एरिया में से, क्या इस 36 मार्क्स में से 25 मार्क्स सिक्योर करना इज अ डिफिकल्ट जॉब? सोच के बताएं, ईमान से बताइएगा। आप एफ ए बी ए नहीं कर रहे, आप सी ए में आए हैं, और सी ए में भी आपको एक बहुत पेपर में, एक टेक्स्ट के पेपर में एक बहुत ही डिफाइंड एरिया का बता दिया गया है कि यार ये दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें से 36 मार्क्स तक का पेपर टेस्ट होगा। इस 36 मार्क्स का जब आपको डे 1 पे पता है कि पेपर में आने ही आने हैं, तो क्या इन 36 मार्क्स के ऊपर रिस्क लेना चाहिए? सोच के बताएं जरा। लेकिन जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, अभी मैंने चेक किया था एग्जामिनर कमेंट्स इस टाइम की आए नहीं, अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो माशाल्लाह से जो सेल्स टैक्स है वो भी आपका वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया में शुमार हो गया। मतलब बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब मेरा पेपर है, मुझे पता हो कि यार ये कोई 4-3 चैप्टर है, इसमें से 100% जो है वो 20 से 25 नंबर आने ही आने हैं। मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि इन 4-6 चैप्टर को मैं इतना घोल के पी लूं कि मेरे मार्क्स लूज ना हो। अभी जब रिजल्ट आया, बच्चों के आए मैसेज के लिए पेपर नहीं हो पाया क्लियर, ये है या वो वाला मसाइल है। जब उनसे डिस्कस किया, यार सेल टेस्ट का ये सवाल किया था थ्योरेटिकल, सर ये सही नहीं हुआ था, ये न्यूमेरिकल सही हुए थे। नहीं सर वो न्यूमेरिकल नहीं था। मैंने कहा भाई जब तुम्हें पता है तुम्हारा एरिया जो पेपर में कोई 28 नंबर तक का टेस्ट होना है, तो तुम्हारा वही स्ट्रांग नहीं है, तुम कहाँ पेपर में पास होगे? अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर फेल हुआ है? क्या वो मुझे श्योरिटी दे सकते हैं कि उनका पेपर में सेल्स टैक्स जो है वो 100% ठीक हुआ था? एनीवन? मेजोरिटी बच्चों ने सेल्स टैक्स की यहाँ थ्योरी में पंगा किया है या न्यूमेरिकल्स में, या थ्योरेटिकली मार्क्स लूज किए हैं या न्यूमेरिकली मार्क्स लूज किए हैं। इट इज अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम भी आपको पता है कि यार इसमें से आना है, तो व्हाई यू हैव जस्ट वेस्टेड योर टाइम। फिर दूसरा आता है ये हमारा ये ग्रेड जो है ये इनकम टैक्स का है। पहले ये कंबाइन ही होता था, लेकिन अब आई के आपने इसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी। ब्लॉक सी जो है बेसिकली डेट इज रिलेटेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। हमारी बुक के 3 चैप्टर होते थे जिसका नाम था रिटर्न्स, असेसमेंट, अपील। पहले कभी ऑन एंड ऑफ इसमें से एग्जामिनर जो है वो पेपर पूछता था, लेकिन अब उसने इसको ग्रेड की फॉर्म में कर दिया है। अब इसमें से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 नंबर का एरिया आएगा ही आएगा। और बाकी ये एरिया है जिसमें चार्जेबिलिटी, जिसमें हम इनकम टैक्स देखते हैं, इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, इनकम की कैलकुलेशन जो है उसको हम देख रहे होते हैं, ये सारा कुछ इसमें आता है। अब इसमें से जो ग्रेड नंबर बी है, इसमें से सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें से 20 नंबर आपको पक्के आने हैं। ये 100% पक्के पक्के आने हैं। तो अगर आप देखें तो 8 नंबर आपके बनते हैं ग्रेड ए से, 28 नंबर बनते हैं ग्रेड डी से, और इस ग्रेड बी के एक चैप्टर जिसका नाम इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें से बनते हैं 20 नंबर।
अगर आप इसको जमा कर लें तो सर तकरीबन 50 से लेके 58 मार्क्स जो है वो सिर्फ इन तीन एरियाज में से हैं, बिजनेस, सेल्स टैक्स और ग्रेड ए। बिजनेस, सेल्स टैक्स, ग्रेड ए। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं, क्या ये तीनों एरियाज आपके तैयार थे? मैं सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टिव स्टडी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये तीन एरियाज आपके फुली प्रिपेयर्ड थे, जो प्रिपरेशंस का हक होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे? अब आप लोगों को खुद ही जवाब मिल गया होगा कि आप पेपर में फेल क्यों। सर वो एरिया जो अप टू 60% ऑफ योर सिलेबस था, अगर आप उसी में से वेल परफॉर्म नहीं कर पाए, देन हाउ यू कैन इमेजिन कि आपको क्या पास कर देगा, या वो मेरिकल हो जाएगा कि आपने एक सवाल सही कर लिया सैलरी का, एक सवाल प्रॉपर्टी का सही कर लिया, 5 तुक्के मार लिया आपने, एमसीक्यूज पेपर पास हो जाएगा? नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, फेलियर के रीजन जो है वो आप लोगों को पता है। आप लोग मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों यारों से, लेकिन अब अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। डीपली जो बच्चा फेल होता है उसको पता होता है उसने पेपर किया कैसे है, उसने कितना जो है बाय चांस किया है, कितनी उसकी प्रिपरेशन, सबको पता होता है। ये आप एंड पे आके एज अ बस वो स्केप कोड तलाश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखें एग्जामिनर जो है वो बड़ा बदतमीज था, एग्जामिनर को मेरे से मसला था, उसको मेरे नाम नफरत से उसने फेल कर दिया। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर को आपका नाम पता भी नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, उसको कुछ नहीं पता। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कितने में पढ़ा, उसको कुछ नहीं पता। उससे जज करना आपको 3 घंटे 15 मिनट से, 3 घंटे 15 मिनट की परफॉर्मेंस पेपर पे आपने कैसे दी, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो बच्चा फेल हुआ है वो हल्फन ये बात मुझे बताए, क्या उसके ये एरिया टैक्स में सिक्योर थे? हर एक का आंसर नो होगा। किसी को बिजनेस नहीं आता होगा, किसी को सेल टैक्स नहीं आता होगा। और जो बच्चा फेल होता है जिसके अगर ये दोनों एरियाज ही वीक है, ये वाले, तो क्या पास होगा? बिजनेस और सेल्स टैक्स, ये दोनों एरिया 48 45 से 50 मार्क्स के, तो बस दो एरियाज आ रहे हैं। हर जो बच्चा फेल हुआ उससे पूछो, सर वो बिजनेस में वीक था, सर वो सेल टैक्स में गलती हो गई, सेल टैक्स की थ्योरी में गलती हो गई, तो पीछे बचा क्या? आप समझते हैं कि सैलरी करके प्रॉपर्टी करके कैपिटल करके पेपर पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो ये चीज सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो गलतियां हो गई उनको रिपीट मत कीजिएगा। वो सीख लिया, वो गलती हो गई थी, हो गई है। अब आपको इस पेपर को सीरियस लेके चलना पड़ेगा। आपको 100% जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। होता क्या है, जब बच्चा फेल होता है ना, तो वो आता है जी पेपर फेल हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, ये है वो है। हम कहते हैं भाई क्लासेस ले लो, 1 मिनट अजान हो रही है, मेरे एंड पे वेट कीजिएगा।
अच्छा, मुझे इस चीज का जवाब दें कि दो बच्चे जो हैं वो जाते हैं एग्जाम देने, हॉल में बैठते हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसका 100% पेपर जो है वो तैयार है, 100%, जिसने तमाम क्लासेस ली, टेस्ट दिए, ड्राफ्टिंग वगैरह सारा कुछ सीखा, वो बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर गया है, उसने जाके पेपर अटेम्प्ट किया। और एक वो बच्चा है जिसने शायद एक आधा टेस्ट दिया हो, जिसने सिलेक्टिव स्टडी भी की हो, और जिसने सिर्फ आखिरी महीने में वो डूबते हुए हाथ पांव मार के तैयारी करी हो और जाकर दोनों पेपर देने गए हैं। मुझे बताएं किस बच्चे के चांसेस है किसका पेपर पास हो जाए। जाहिर सी बात है, अब जब आप लोगों को जवाब पता है तो आपने अब इसमें फॉलो करना है। आपको ये चीज चाहिए, ये अगर आप होंगे तो आपका पेपर जो है वो पास होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। देखिए, पेपर पास करना इज नॉट अ बिग गेम। पेपर पास करने के लिए आपको जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है आपकी कंसिस्टेंट नेचर। वो है कंसिस्टेंट नेचर। मैं सिंपल बताता हूँ, मैं हूँ, मैं 4 माह बुक को हाथ ना लगाऊं और मैं निकल लूँ पेपर देने के लिए, पेपर देखो मैं भी फेल होगा। तो आप अगर कंसिस्टेंट हैं आपका पेपर जो है वो पास होगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका पेपर जो है वो पास नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, रेगुलर लेक्चर्स, वही प्रॉब्लम है। खासतौर पर जब बच्चा फेल होके आता है ना, वो आके एक चीज कहता है, सर मैं फेल हो गया हूँ जी, ठीक है, ये सारा कुछ पूछते हैं, एंड पे कहता है मैं खुद कर लूंगा। खुद नहीं होता आपसे, ये साफ सीधी बात है। आप में तो कैसा बच्चा है जिसकी टेक्स्ट की तीसरी अटेम्प्ट है या मोर देन 2 अटेम्प्ट लग गई हो? कोई एनीवन? अच्छा, ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब दें। आपने लास्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी की थी? जिनकी मोर देन 2 अटेम्प्ट हैं, लास्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी की थी? जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, कब पढ़ना शुरू किया था? किस महीने में पर्टिकुलरली पढ़ना शुरू किया था? क्या अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी? आखिरी महीने। सबका जवाब यही है, आखिरी महीने में। अब खुद बताएं, आखिरी महीने में जहां पे लोग रिविजन्स कर रहे होते हैं, वहां पे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या वो प्रिपरेशन हो पाएगी? मैं सिर्फ आप लोग डिस्कस करके चीज को बस कम्युनिकेट करूं कि भाई गलतियां आपकी खुद की थी, तो खमियाजा आप भुगत रहे हो। कि ये जो है ना, बच्चे कहते हैं खुद कर लूंगा, भाई ये नहीं हो पाता। खुद करना है आपने जाके आखिरी महीने में। आखिरी महीने में जब करने बैठेंगे, जिन्होंने आखिरी महीने में खुद किया है, क्या आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था? आंसर विल बी नो। आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, या किसी गरीब इंसान का क्रैश कोर्स लिया होगा, सिलेक्टिव स्टडी की होगी और उसकी बेस के ऊपर आप पेपर देने चले गए होंगे। इज इट लाइक दैट और नॉट? फिर सबसे बड़ा मसला, जैसे अभी ये इसने कहा है बच्चे ने, कि लेक्चर लेने का दिल ही नहीं करता, बिकॉज जब पढ़ने लगते हैं तो लगता है कि ये तो हमें आता है। अगर ये आपको आता होता तो पेपर पास होता। नहीं आता इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी है जो आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। इसको ओवरकम करने के लिए तो सबसे आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? ऑलवेज बाय न्यू बुक। बेशक बुक चेंज हुई है, बेशक बुक चेंज नहीं हुई, ऑलवेज बाय न्यू बुक, जिस भी सब्जेक्ट की हो। जब आप पुरानी बुक पकड़ते हैं ना, उसके ऊपर आप अपने हाथ से लिखे और राइटिंग देखते हैं, कहते हैं यार ये भी मुझे आता था, वो भी मुझे आता था, नहीं हो पाता। आपको इस सब्जेक्ट को टेकअप करना पड़ेगा, या कोई भी सब्जेक्ट जो फेल हुआ उसको टेकअप करना पड़ेगा इस तरह से कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जो एक होता है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले के पास आ, उसकी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो जैसे सोचते हैं यार क्या है कैसे है, उस तरह लेके चलना पड़ेगा, उस तरह की एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड से चीज को रिमूव करना पड़ेगा कि यार ये मैं इसको पहले पहले 2-3 दफा पढ़ चुका हूँ, नहीं। टेक इट एज अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट इन अ फर्स्ट वे। ये चीज आपने याद करना है, याद करना है इस चीज को। फिर
अब अच्छी बात है, आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, जिन्हें कहा खुद कर लूंगा, खुद नहीं होता। आप अभी जो खुद करने वाला कह रहे हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये जुलाई से पहले किताब नहीं खोलेंगे। 17 अगस्त को पेपर होगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर रोएंगे, फिर कहेंगे "अरे पेपर फेल हो गया, ये हुआ वो हुआ"। तो भाई खुद से नहीं होता। इसका सबसे 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 जो बेहतर तरीका है कि अगर फेल हो भी जाओ, लेक्चर्स लो। हम ये कहते हैं ना, बात किसी को दिया फेल हो गया लेक्चर्स ले, तो बच्चे ये कहते हैं भाई यार ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स बेच रहे हैं ना, लो, मुझे कोई मसला नहीं है, कहीं और से पढ़ लो। लेकिन आपको लेक्चर्स दोबारा लेने पड़ेंगे। आप लेक्चर्स लेंगे, जिस अटेम्प्ट में आप लेक्चर्स लेंगे, क्लास के साथ साथ चलेंगे, क्लास की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, टेस्ट देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा। माइट भी जब आप दोबारा लेक्चर्स लें तो काफी कुछ होगा, आपके कंसेप्ट जो क्लियर होंगे, जो पहले एम्बिग्विटीज थी वो रिमूव हो जाएंगी। काफी चीजें जो हैं वो आपको पढ़ते हुए समझ आएंगी कि यार लास्ट टाइम आप ये चीज गलत कर रहे थे, तो ये चीज है। अगर आपका पेपर फेल हुआ है, आप उसको अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो रिमेंबर ये खुद कर लूंगा वाला जो है ना अप्रोच, ये आपको मरवा देगी, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आपने आखिरी मंथ से पहले किताब नहीं खोलनी। तो बेटर टू टेक द लेक्चर्स, टेक द क्लासेस, शो योर इन्वॉल्वमेंट, गिव द टेस्ट, पेपर पास करोगे, आपकी बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। और थर्ड चीज, आप में से मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टेस्ट ही नहीं दिया होता। कितने ऐसे बच्चे हैं? आप में से बताएं कितने बच्चे ऐसे होंगे? एक सिंपल सवाल सही जवाब देना है, कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम जाके आई कैप में बैठ के चीज को अनसीन सॉल्व किया। या कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनके टेस्ट सेशन जब भी क्लास के होते थे, जिसने 60% टेस्ट दिए हों? भाई देखा, आप सारे दोस्त जो है ना, जरा एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ें, आपको चल देगा पता यार। हर वो चीज जो पास करवा सकती है हमने वो नहीं की। हाँ, बस पास होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए थी जी, हमें नहीं थी, दिल किया लेक्चर, दिल के नहीं लिया। पेंडिंग लेक्चर्स बेतहाशा थे, सिलेक्टिव स्टडी की। रेगुलर नहीं थे, उड़ गए। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी, उड़ गए। आपका पेपर ओरल है कि रिटर्न है? मैं हमेशा इस चीज से बिलीव करता हूँ कि अगर एग्जामिनर आप लोगों से ओरली पेपर पूछ रहा हो, आप सारे बच्चे पास हो जाएंगे, आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है, आप उसको पेपर पे नहीं उतार पाते। क्या उस पेपर की आपने प्रैक्टिस की थी? मेरा सवाल है, फॉर एग्जाम्पल, ये लाइबा बच्ची जो है, आपने 3 घंटे 15 मिनट की कितनी प्रिपरेशंस की थी? कि वो जो सारे सवाल जो हैं, जो उसने उतारे हैं, जो रखे हैं, आपने किस तरह से उनको देखा था कि यार मैंने करने कैसे हैं? वो जो आपको एक मिली थी बुकलेट जिस पे सारा जवाब लिखना था, वो जवाब कैसे लिखने हैं? क्या एग्जामिनर ने आपको इस बेस से जज करना था कि आपकी पहली अटेम्प्ट है, दूसरी अटेम्प्ट है, तीसरी अटेम्प्ट है, आपने 6 माह पढ़ा है, 5 माह पढ़ा है, क्रैश कोर्स लिए है, नहीं पढ़ा? उसने आपको आपके नेम से जज नहीं करना था, उसने आपको आपके जेंडर से जज नहीं करना था। उसने आपको बेसिकली किस तरह जज किया है, बताएं जरा। और क्या उसके पास आपका आईडी कार्ड था? क्या उसके पास आपका कोई फेसबुक का अकाउंट था? क्या इंस्टा की आईडी थी आपकी? उसने किस तरह जज किया आपको? परफॉर्मेंस से। और परफॉर्मेंस कैसे होनी थी? परफॉर्मेंस कैसे शो होनी थी? पेपर। तो जो पेपर पे सवाल को लिखना था, जो वो ड्राफ्ट करना था, उसकी प्रैक्टिस की थी? मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। सुबह में एसपी में क्लास करा, फिजिकल क्लास करवा रहा था एसबीआई में। पूरी क्लास में ना एक्सप्लेन किया कि जी इनडायरेक्ट जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या होते हैं। हमने कोई 50 मिनट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की इतनी तफसील पे डिस्कशन की थी। एंड डिस्कशन जिसपे हमने हर चीज, हर एक पॉइंट को डिस्कस कर, हर बच्चे ने बढ़ चढ़ के बताया, क्लास भरी क्लास थी। मैंने कहा अच्छा ये सवाल आया पास पेपर का, टेक आउट योर नोटबुक, लिख के बताओ। वो तमाम बच्चे जो उन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, मल्टीपल एग्जांपल्स दे रहे थे, दे वर अनएबल टू राइट ऑन पेपर।
एक बच्चे का सवाल ठीक था, बाकी सबने गलत लिखा था। अब मैं उनसे जबानी पूछ रहा हूँ, वो जबानी सही बता रहे हैं, उनसे वो बात जो उनके दिमाग में थी पेपर पे नहीं लिख पा रहे। ये होता आपके साथ भी? कंसेप्ट आपको आता है, दिमाग में अच्छा बैठा होता है, चीज को एक्सप्लेन भी दिमाग में कर रहे हैं, बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, पेपर पे लिखा ही आता। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैंने अपने दोस्त को चीज समझाई, वो कमीना पास हो गया, मैं फेल हो गया? ऐसे होता कि नहीं होता? फिर ऐसा दोस्त से ऐसी नफरत होती है, दिल करता है कि सात खून माफ हो, इसको बंदा 7 दफा मारे। क्यों? आपके समझाने में मसला नहीं था, आपने इसको बिल्कुल ठीक समझाया, आपके कंसेप्ट भी बिल्कुल ठीक थे, आपने समझाया भी, आपके दोस्त को समझ भी आ गई, लेकिन उसको लिखना आता था, आपको समझाना आता था। आपने अपने लिखने के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम नहीं किया, आप उड़ गए हैं। उसने ओवरकम किया, वो पास हो गया। ऐसा है? तो सर ये जो ड्राफ्टिंग है ना, ये मसला है। और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला यही है, हम पैदा होते हैं, हम जिस इलाके में पैदा हुए हैं हमने सबसे पहले जो है वो जबान बोलनी है। पंजाब में पैदा हुए तो घर में पंजाबी बोल रहे हैं, केपी में पैदा हुए तो घर में पश्तो चल रही है, सिंध में पैदा हुए सिंधी पढ़ रहे हैं, और अगर बलूचिस्तान में तो बलोची पढ़ रहे हैं। स्कूल दाखिल होंगे तो हमें उर्दू सीखनी पड़ेगी, थोड़ा और आगे जाएंगे हमें सीखनी पड़ती है अंग्रेजी, और जब मरते हैं हिसाब होना है अरबी में। तो जो हमें है इतने बाइलिंगुअल नेशन बन गए कि हमें समझ ही नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम है। उर्दू में सबको समझ आ रहा होता है, अंग्रेजी करते हुए आप लोग कहाँ पे टांगती हैं। और सोचे क्या होगा जब आप कब्र में जाएंगे और सवालों का मन रब्बू का, वहां पे हमें अरबी भी नहीं आती होगी, तो अरबी भी साथ साथ थोड़ी बहुत सीख लीजिएगा टाइम मिले जिंदगी में, लेकिन पहले टेक्स्ट तो सीखें। और वहां की ड्राफ्टिंग भी करनी है, यहाँ की ड्राफ्टिंग भी सीखनी है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कब ओवरकम होगी? जब आप लिखेंगे, टेस्ट देंगे, वो हमें देने नहीं। अब ये कुछ रीजन है, अभी जितनी डिस्कशन की है, आप अपने आप को असेस कर लें, सेल्फ असेसमेंट कर लें, क्या ये रीजन ऑफ फेलियर आपकी थी या नहीं थी। ये जस्ट एक सब्जेक्ट में नहीं होती, ये हर सब्जेक्ट में है। आपका बीएलडी फेल हुआ है, दैट इज द रीजन। आपका डीएसआर फेल हुआ होगा, यही रीजन होगी। आपका एफआर जो है वो फेल हुआ है, यही रीजन होगी। लिखना आता नहीं है ना आप लोगों को। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसका पता होगा ट्रीटमेंट के, हाँ यार इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है ये हो जाती है, पेपर में करते हैं आपसे होती नहीं। क्रैमिंग कहते हैं रट्टा मारने को, और ड्राफ्टिंग कहते हैं लिखना। सवाल को लिखना कैसे है, जवाब कैसे प्रेजेंट करना है, सवाल का जवाब शुरू कैसे करना है, खत्म कहाँ पे करना है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको ड्राफ्ट कैसे करना है। तो कुछ लगी, कुछ पल्ले पड़ा कि भाई अगर पेपर पास करना है तो किन चीजों को ओवरकम करना है। आप अपने आप को सिर्फ सेल्फ असेस कर लीजिएगा, सिर्फ सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा। आप सबको आपके रीजंस ऑफ फेलियर जो हैं वो पता चल गई होंगी कि यार दीज आर द रीजंस ऑफ माय फेलियर। अगर फिर भी किसी को न चले पता तो वो झूठ बोल रहा है। हर बच्चा यही इन रीजंस में फॉल करता है जो उसकी फेलियर की रीजंस है। अब सवाल ये है कि एडमिट करना है या इग्नोर करना है। एडमिट कर लोगे, काम करोगे, ओवरकम करोगे, पास हो जाओगे। अगर नहीं मानना तो ठीक है, अगले रिजल्ट में फिर हम बैठे होंगे, फिर ही हम कह रहे होंगे, हम फिर यही बात कर रहे होंगे, फिर अब कह रहे होंगे सर मेरी तीसरी अटेम्प्ट होगी, अब बताएं क्या करूं। फिर मैं कह रहा हूँगा भाई अब तो लेक्चर ले ले, अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया, बिकॉज इस अटेम्प्ट के बाद जो इसके बाद वाली अटेम्प्ट आएगी उसमें टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर हम सिलेबस की तो बात कर ली है हमने, हम मॉडल पेपर की बात करते हैं कि मैं आपको मॉडल पेपर दिखा भी दूं कि हमारा मॉडल पेपर किस तरह से है और किस तरह से काम करेगा। इस दफा तो बच्चों को मॉडल पेपर का पता नहीं था, चले गए मुंह उठा के देने के लिए, मॉडल पेपर देखा नहीं कि एमसीक्यूज थे या नहीं थे। मुझे याद है मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ था जो एग्जाम वीक से बच्चे का आया था कि सर मैंने सुना है कि टेक्स्ट के पेपर में एमसीक्यूज भी हैं। मैंने पहले तो उसका मैसेज पढ़ा, ठीक है, अब इस बंदे को क्या कहे कि इसका 2 दिनों बाद पेपर है और ये मेरे से पूछ रहा है कि टेक्स्ट के पेपर में एमसीक्यूज भी होते हैं, तो ये बच्चों का हाल होता है। इस तरह के जो है ना जागी हुई कौम है। फिर कहते हैं क्या पास नहीं करता। भाई जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको इसका रिजल्ट जो है वो देना होगा, ये चीज आप याद रखो। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए मॉडल पेपर को देखते हुए कि आपका पेपर टेक्स्ट का 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन नंबर ए में और सेक्शन नंबर बी में।
जो सेक्शन नंबर बी है ना बेसिकली आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 30 to 40 मार्क्स के होंगे। और साफ सीधी बात है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको इनकम और बिजनेस का आएगा, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेल्स टैक्स का आएगा न्यूमेरिकली बेस्ड। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको हैं। जैसे यहाँ पे 19 नंबर का सवाल बिजनेस का आया हुआ है, और 16 मार्क्स का सवाल किसका आया है, सेल टैक्स का आपको आया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, 8 एमसीक्यूज आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। अब देखिए, कुछ एमसीक्यूज आपके थ्योरेटिकल हैं, कुछ आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो थ्योरी के भी एमसीक्यूज मिलेंगे, सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज मिल रहे होंगे। उसके बाद शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आपको, जैसे ये शॉर्ट न्यूमेरिकल आपको 12 नंबर का मिला हुआ है, एक आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल 7 नंबर का ये मिला हुआ है। फिर आपको कुछ इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये वाले, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, रट्टे वाला सीन नहीं है। ये स्टडी आप चीजों को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से आपकी डिवीजन होगी। अब देखिए, 16 मार्क्स का सेल टैक्स का न्यूमेरिकल था, और 9 मार्क्स की थ्योरी है, तो तकरीबन 25 नंबर सेल्स टैक्स में से उसने पूछे हुए हैं। तो आपको मॉडल पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि आई कैप जो है उसने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करवाया है, क्या उसने पूछना है, क्या उसका तरीकेकार होगा। यू शुड नो दिस। बच्चों को मॉडल पेपर नहीं पता होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर टेक्स्ट का पेपर एक यूनिक पेपर है। आप देखें, आप अगर बीएलडी का पेपर देने गए हैं लॉ का, तो आपको पता है कि वो सारा पेपर जो है वो कौन सा है, वो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है। आपने डीएसआर का पेपर दिया है डाटा का, तो आपको पता है कि पेपर कौन सा है, वो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है। आप पेपर अगर देने जाए हैं एफआर का, पता भाई इसमें न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। आप पेपर देंगे ऑडिट का, पता है थ्योरेटिकल बेस्ड है। आपने पेपर दिया कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, पता है न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। लेकिन टैक्स ऐसा नहीं है। जो टैक्स का पेपर है, रिमेंबर, 60% जो है वो आपको इसमें से न्यूमेरिकल्स मिलने हैं, और 40% जो है वो आपको इसमें से क्या मिलनी है, थियरी मिलनी है। 60% न्यूमेरिकल्स है, और आपकी 40% जो है वो थियरी है। और न्यूमेरिकल्स में बात करें, एक आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा बिजनेस में, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा सेल्स टैक्स में से, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और 2 से 3 जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल के, जो 60 मार्क्स तक के होंगे। और बाकी जो है वो आपको थ्योरी मिलेगी, जिसमें से 90% थ्योरी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी, और 10% थ्योरी ऐसी जो रट्टे वाली होती है, जो ना होने के बराबर है। तो ये आपके पेपर की डिवीजन है। आप खुद बताएं, अगर आपकी थ्योरी वीक है तो पेपर पास हो जाएगा? कुछ सोच के बताएं। आपके न्यूमेरिकल वीक है, पेपर पास हो जाएगा? नहीं। तो आपको बॉस को लेकर चलना पड़ेगा। देखो, और हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ कुछ वीकनेसेस है। इसमें अपनी बात करूं, मुझे नंबर्स में खेलने का मजा आता है। थ्योरी का सवाल पढ़ते मुझे मौत पड़ती है। मेरे लिए थ्योरेटिकल चीजों को याद करना बड़ा अजाब है। जहाँ पे नंबर है वो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ मैं। तो हर एक की कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ वीकनेसेस भी है। स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन वीकनेसेस को ओवरकम करना है आपने। तो दोनों को आपने बैलेंस वे में क्या करना है, लेकर चलो। ठीक है। अब चूंकि हमने स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? जो मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारा जो 30% एरिया है, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। तो हम अब इसे कल स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। कोशिश है हमारी कि 2 वीक्स में, बिफोर ईद, हम अपने सेल्स टैक्स के एरिया को एब्सोल्युटली कंप्लीट कर लें। क्या करें? सेल्स टैक्स के एरिया को एब्सोल्युटली जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि ईद से पहले पहले जो है वो आपका 30% ऑफ एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया हो। लेकिन थोड़ा सा इसको हम मजीद प्लान करेंगे। हम ये दो एरियाज करेंगे, ए और डी। तो पहले हम जो बेसिक्स है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, इस वीक में हम वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेल्स से स्टार्ट करेंगे, ताकि बिफोर ईद जो है वो आपके 2 ग्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ईद के बाद हम आएंगे, हम इनकम टैक्स में इसको ज्वाइन करेंगे और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब ये जो दो एरिया है, जिसका हमारा ग्रेड ए और ग्रेड डी है, इसकी तकरीबन 36 मार्क्स तक की वेटेज है। अब आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि इस 36 मार्क्स में से मिनिमम हर बच्चे के 25 आने चाहिए। हालांकि 30 आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ लाइकों को बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि 25 अगर आप इन 36 में से सिक्योर कर जाते हैं, बाकी 25 आ जाएंगे, पेपर पास हो जाएगा। अब
करना क्या है, मुझे आपसे क्या रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, कि नंबर वन आप रेगुलर रहेंगे। नंबर टू, लाइव आएंगे। नंबर थ्री, टेस्ट जो है वो आपने लाजमी पार्टिसिपेट करने, चाहे एक टेस्ट में एक सवाल ही क्यों ना आता हो, वो लाजमी आपने करना है, लाजमी करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को साथ करेंगे, पेपर पास हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। एक बच्चा जिसने 70% टेस्ट दिए हों, जो रेगुलर रहा हो, मतलब उसकी लाइव क्लासेस की रेशो भी 70% हुई हो, वो बच्चा कभी भी फेल नहीं हो सकता, कभी भी फेल नहीं हो सकता। जो नहीं करेगा वो फेल होगा। और हम सारा कुछ क्लास में करेंगे, हम ड्राफ्टिंग स्टाफ्टिंग सब कुछ जो है प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, डेफिनेटली सी बात है। हाँ, अब ये लाइव क्लासेस सिर्फ जो है वो फ्री हैं फॉर एवरीवन। जो इसकी रिकॉर्डिंग टेस्ट सब कुछ है, डेट इज पेड। उसके लिए आप जो इंतज़ामिया है CMDC की, उनसे बात कर लें। बिकॉज जो हम फ्री कर सकते हैं हमने वो फ्री कर दिया है। आगे पब्लिक एट लार्ज जो है हम बच्चों को सर्व कर सकते हैं। 4861 629, ये इंतजामिया नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिएगा। सिलेबस हमारा 20 जुलाई को मंडप होगा। 17 अगस्त को पेपर है आपको। 17 अगस्त को पेपर है, तो 20 जुलाई तक सिलेबस आपका मंडप होगा। ठीक है जी। तो हमने अब इसको लेके चलना है। बुक आ गई हुई है, बुक आपको मिल जाएगी। तो हम बेसिक्स को करेंगे स्टार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स वाला एरिया उसको पहले करेंगे 3 से 4 लेक्चर्स में। देन वी विल मूव टू द सेल्स टेक्स्ट। हाँ जी, एक्सपीरियंस बुक अवेलेबल। और कोई सवाल? कुछ रीजंस लगी पता कि कौन से रीजंस जो है वो ओवरकम करनी है? या यकीन माने, जब हम बैठते हैं ना अपनी मीटिंग्स पे, जब हम सारे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जब पोस्ट फेस्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। लाइक वी रियली डोंट वांट कि बच्चा फेल होके हमारे पास उस सब्जेक्ट में। हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि बच्चे ने हमसे अगर कैफ 1 पढ़ा है तो वो हमारे पास कैफ 1 पास करके अगर कैफ 5 में आए, वो कैफ 5 पास करके हमारे पास कैफ 8 में आए, वो कैफ करके हमारे पास C5 में, हमें इसकी बड़ी खुशी होती है। ये जब आप फेल होकर दोबारा आते हैं ना, थोड़ा दुख होता है। बिकॉज उसमें सिर्फ आपका फेलियर नहीं, वो समहाउ हमारा फेलियर भी होता है काउंट। कि जहाँ पे हम आपके सक्सेस को ऑन करते हैं, वहां पे फिर हमें आपके फेलियर को भी ऑन करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम सिर्फ उन बच्चों का फेलियर ऑन करेंगे जो रेगुलर थे, जो कंसिस्टेंट थे, जो तमाम टेस्ट दिया, एक्टिविटीज में परफॉर्म किया, उनका हम फेलियर ऑन करेंगे। जो है ही बच्चा ऐसे फुल टाइम अपनी मर्जी का बादशाह, क्लास ली नहीं ली, कभी जिंदगी में टेस्ट नहीं दिया, उसको फिर हम ऑन नहीं करेंगे। और ये मेजोरिटी बच्चे ऐसे ही हैं, जो क्लासेस नहीं लेते, जो टेस्ट नहीं देते, जो कभी कभी क्लास में मुंह नहीं दिखाते, कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो क्लास में एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया। इफ दीज आर द स्टूडेंट्स, वो आज भी फेल होंगे, वो कल भी फेल होंगे। अल्टीमेटली फिर जब उनका क्या क्वालिफाई होगा, उनकी उम्र 30 साल की हुई होगी, फिर आर्टिकल्स तो मिलेंगे नहीं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो अपने आप से मुकाबला रखें, अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करें, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो अपने नेचर को। ये सारे जो डिस्कशन की है, किसी को शेम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपसे वो बातें की हैं जो रीजंस थी, विच वर द रूट फॉर योर फेलियर। कि भाई ये मसले मसाइल थे आपके, अगर आप इनको ओवरकम कर रहे हो, का पेपर पास हो जाएगा। आप इनको नहीं करोगे, स्ट्रगल करते रहोगे। और जब आप इन तमाम इश्यूज से निकल जाएंगे, आपके पेपर उस अटेम्प्ट में पास होते जाएंगे। पुरानी बुक आपके पास है, दैट्स गुड, चल जाएंगी। बट आई वुड रिकमेंड कि नई बुक्स पे नहीं आप। पुरानी बुक पे ना, जब आप बुक पकड़ते हैं ना, तब देखते हैं ऊपर आपने लिखा होता है चीज़ों को, तो देख के ही ना कहते हैं, यार ये भी मुझे आता है, भी मुझे आता है। तो नई बुक लें, नया रजिस्टर लें। माजी का कोई चीज़ जो है वो नहीं रखनी है आपने अपने पास। स्टार्ट विद न्यू एनर्जी, एक न्यू डिटर्मिनेशन के साथ, ताकि आपको वो फील ना यार दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कर लेंगे। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। तो कल फिर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें अपना, दैट इज बेस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अगर मैं सैटरडे को क्लास नहीं करवाऊंगा तो 20 जुलाई तक सिलेबस कैसे वाइंड अप होगा, मुझे बताएं। आगे ईद है, फिर मुहर्रम की छुट्टियां हैं, फिर ये गवर्नमेंट की अक्सर कोई ना कोई पंगे पड़ जाते हैं, तो कैसे वाइंड अप करेंगे बताएं। तो इसका मतलब सैटरडे हमें ऑन करना पड़ेगा। SBI गार्डन टाउन लाहौर से बुक मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम लाहौर में सिर्फ गार्डन टाउन में हैं।
कर्नाटक टाउन के अलावा हमारी एसपी कोई ब्रांच नहीं है। इस्लामाबाद पिंडी में है बट लाहौर में नहीं है। और कोई सवाल? जब हम बुक का पीडीएफ देते हैं ना तो बच्चे कहते हैं हमें हार्ड बाउंड चाहिए। जब हम पैसा लगा के हार्ड बाउंड लेके आते हैं तो कहते हैं पीडीएफ चाहिए। क्या करें हम? क्या करूं बताएं? ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद चैप्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। इस वीक में हम अपना ग्रेड ए कंप्लीट करेंगे। अगले वीक से फिर जो है वो हम अपना आई गेस 13 के करीब जो है 12-13 को हम अपना सेल्स टैक्स जो है फिर वो स्टार्ट करेंगे, ताकि फिर हमारी तैयारी जो है वो हो जाए। और इससे पहले पहले दो ग्रिड्स खत्म हुए होंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ सिलेबस। और हम सिर्फ किस में रह जाएंगे, जो हमारा इनकम टैक्स होगा सिर्फ हम उसमें बचेंगे। और वो भी फिर हम जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। FR1 10 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज।